हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ 20 मिनट रिविजन एक्सप्रेस ऑफ द चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। विद इन 20 मिनट्स हम कोशिश करेंगे कि फटाक से फुर इसका पूरा रिविजन करें, ताकि आपको एकदम क्या कहते हैं उसको, चेरी ऑन द केक होता है ना, कि मतलब हमको समझ में तो आ गए अच्छे से सारी चीज़ें, लेकिन एक बार रिवाइज हो जाए अगर हमारा, तो फिर तो क्या बात है, फिर तो हम एग्जाम फोड़ देंगे, है ना। तो ये वाली सीरीज आपकी चल रही है 20 मिनट रिविजन वाली। इसके पहले भी आपको काफ़ी सारे चैप्टर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आज बात कर लेते हैं लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी की। तो कुल मिला के आपको जो टॉपिक्स है ना इसके अंदर, वो टॉपिक्स ये हैं, ठीक है। यही आपका पूरा चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी वाला। जब भी आप पढ़ते हो, एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आप ये देख लो कि इतने इतने टॉपिक्स है, इसके अंदर ये बोला, इसके अंदर ये बोला, इसके अंदर ये, तो आपके ना जब आप आंसर लिखोगे तो आपको फट से याद आ जाएगा कि ये उस टॉपिक के अंदर मुझे मिल जाएगा, उसके अंदर ये चीज बोली थी, इसके अंदर ये चीज बोली थी। तो ऐसे फट से आपका विद इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पूरा रिविजन हो जाएगा और आपको एग्जाम में आंसर लिखने में भी आसानी रहेगी। नहीं तो अगर इस तरीके से आप सेग्रीगेट नहीं करते हो ना, तो फिर दिमाग में बहुत सारा कचरा भरा होता है कि यार उसमें भी ये था, इसमें भी ये था, कंफ्यूज ना हो जाऊं, इसका उधर का इधर ना लिख दूं, इसका इधर का उधर ना कर दूं, है ना। तो ये प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम आज इसको जल्दी से फटाक से फुर अच्छे से पूरा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, या शुरुआत करते समय हम ये देख सकते हैं कि लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी मतलब कि हमारी जो नेशन की जो इकोनॉमी है उसकी लाइफलाइंस क्या है ना। तो उसकी लाइफलाइंस जो है उसके अंदर आपका आता है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये लाइफलाइंस होती है किसी भी इकोनॉमी के। ना ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन के बिना चल सकता है, ना कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड के बिना चल सकता है। सब में आपको इन तीनों चीजों की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो यही है आपके ट्रांसपोर्टेशन, इसमें हम कम्युनिकेशन और ये दोनों ट्रेड के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो इन तीनों फैक्टर्स से सबसे अच्छे से चलती है। लाइफलाइन होना मतलब क्या, कि इकोनॉमी को चलाने वाली चीजें, है ना। तो कौन सी चीजें चलाती हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। अब ट्रांसपोर्टेशन में आपको 3 ट्रांसपोर्टेशन बताए हुए हैं। कौन कौन से? एक रोडवेज, एक रेलवेज और तीसरा क्या, वाटरवेज। रोडवेज के बारे में अगर हम बात करें तो भैया क्या है ये, एकदम बढ़िया सा ट्रांसपोर्टेशन। आराम से घर से निकलो, जहां जाना है वहां से चले जाओ, ठीक है। और इसके काफी अच्छे इंपॉर्टेंस भी है ओवर रेलवेज। क्या क्या इंपॉर्टेंस है? रेलवेज जो है वो अनड्यूलेटिंग टेरेन पे नहीं डल सकता। आपको कहते हैं पहाड़ों पे रेलवे डाल दो, तो डाल पाओगे क्या? नहीं डाल पाओगे। ऐसी जगह पर भी रोडवेज काम आते हैं, है ना। अगर आपको पहाड़ों पर भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो रोडवेज आर द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? डोर टू डोर आपको इसके अंदर फैसिलिटी मिलती है कि अगर रोडवेज जैसे रेलवेज है, एयरवेज है, तो उसमें आपको क्या है, वहां तक जाना पड़ेगा, है ना। मतलब एयरवेज तक आ गए, एयरपोर्ट तक आ गए, अब उसके बाद में आपको जाना अगर घर तक है तो वो रोडवेज की मदद से ही जाना है ना। एरोप्लेन आपके घर पे थोड़े उतरेगा, ट्रेन आपके घर पे थोड़े उतरेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे काफी सारे इंपॉर्टेंस है किसके, रोडवेज के, रेलवेज के ऊपर, है ना। वो बहुत सारे कुछ 6-7 इंपॉर्टेंस है, हमने अच्छे से पढ़े हैं, समझे हैं, तो उसको एक बार फटाक से नजर मार लेना, क्योंकि उसके ऊपर भी कई बार डायरेक्टली क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, तो हमको उसको भी मिस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में रोडवेज में आपको बताया हुआ है, क्लासिफिकेशन बताया हुआ है। मेनली आपके रोड जो है वो अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड है, जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, जो कि एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ इंडिया को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, और बड़े बड़े हाईवेज भी इसके अंदर आ जाते हैं। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो उसको देखता है, मतलब उसका ध्यान, मैनेजमेंट और ये सारा कुछ काम वो करता है। समझ में आया कि नहीं? नेशनल हाईवेज होते हैं जो कि कौन चलाता है, CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, है ना। ये कौन से हाईवेज हो जाते हैं, नेशनल हाईवेज हो जाते हैं। फिर हमने किसके यहाँ पढ़े थे, स्टेट हाईवेज पढ़े, है ना। तो स्टेट हाईवेज क्या होते हैं, जो कि स्टेट के कैपिटल को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है ना। समझ में आया? और क्या क्या होते हैं, हमारे बॉर्डर रोड्स होते हैं जो कि बॉर्डरिंग एरियाज में होते हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं जो कि जिला परिषद उसका ध्यान रखता है। डिस्ट्रिक्ट रोड जो है वो मेन डिस्ट्रिक्ट को अंदर के जो इनलैंड एरियाज है उससे कनेक्ट करता है। अदर रोड्स होते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, ग्रामीण एरिया वाली जो कमिटीज है वो उसका ध्यान रखती है, उसका मेंटेनेंस करती है ना। तो इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा। रोडवेज में हमने एक और क्लासिफिकेशन देखा था, क्या, अनमेटल्ड और मेटल्ड रोड्स। जो रोड्स बारिश में आपने देखा है ना कि ब्लैक कलर की होती है, तो वो बारिश आए कैसी भी आए वो हमेशा वैसी की वैसी रहेगी, तो वो क्या होती है, मेटल रोड्स कहलाती है। वहीं अनमेटल रोड कौन सी होती है, जो मिट्टी
धूल वगैरह की जो रहती है कि नहीं, पानी आया तो कीचड़ कीचड़ जैसा हो जाता है, तो वो रोड्स क्या कहलाती है, अनमेटल रोड्स कहलाती है। तो बेसिकली हमने ये चीज़ किसके अंदर पढ़ी, रोडवेज के अंदर पढ़ी। अब इसमें आप जो है वो रेलवेज भी पढ़ते हो। रेलवेज के बारे में आपको बताया गया है कि जो नर्दर्न प्लेन्स है ना, नर्दर्न प्लेन्स है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ईजी हो गया है, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो जिसकी वजह से रेलवेज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंस नेटवर्क है। और भी एक और कारण है नर्दर्न प्लेन्स में डेंस नेटवर्क होने का, क्योंकि नर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है वो एकदम फ्लैट है, और अगर रेलवेज आपको लगानी है तो पटरी बिछाने के लिए आपको फ्लैट एरिया चाहिएगा, उबड़ खाबड़ एरिया नहीं चाहिएगा, पहाड़ी एरिया पे आप नहीं बना सकते हो रेलवेज, है ना। तो नर्दर्न प्लेन्स की आपको बात की गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी उसमें बताई है। शुरुआत में जब हमारा रेलवे जो है वो डला था, मुंबई से ठाणे तक की एक ट्रेन जो है वो चली थी सबसे पहली बारी, और उसके बाद में फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, है ना। हमारा क्या है, रेलवेज काफ़ी 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 सबसे बड़ा नेटवर्क है ट्रांसपोर्टेशन का। बहुत सारे लोग चीप मीन्स के कारण जाते भी हैं, रेलवे से ट्रैवल करते हैं। अगर आपको थोड़े डिस्टेंस पे जाना है तो आप आसानी से रोडवेज प्रेफर कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत लंबे डिस्टेंस पे जाना है जहाँ 1-2 रात आपको लग सकती है, आपके पास में जो है वो जेब थोड़ी ठीक ठाक ही है या हैवी भी है, तो आप एसी वगैरह से जा सकते हो, है ना। तो सारे के सारे लोग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का फ़ायदा उठा पाए, इसलिए वी हैव रेलवेज। लेकिन रेलवेज जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करती हैं, जैसे कि हम एक बड़ी प्रॉब्लम है रेलवेज के लिए, बिना टिकट के चढ़ जाते हैं, चाहे जब खींच देते हैं, चेन खींच देते हैं, चेन पुलिंग कर लेते हैं। अभी आप बहुत अच्छे से जानते हो कि रेलवेज जो है वो टाइम टू टाइम चलती है ना, थोड़ा बहुत भी 1-2 मिनट में भी आपने चेन पुलिंग करके परेशान किया ट्रेन को, तो आगे का पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है ना। हम गंदगी मचाते हैं रेलवेज के अंदर, है ना, स्पिटिंग करते हैं, ढंग से चीज़ों को यूज़ नहीं करते, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़राब करते हैं रेलवेज के। तो दोज आर सम थिंग्स दैट पोजेस थ्रेट टू रेलवेज, जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए। लोग जो है वो चोरी चकारी मचाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, और अब काफ़ी हद तक उस पर काम किया जा रहा है। तो ये आपकी बात होती है किसकी, रेलवेज की। उसके बाद में हम पाइपलाइंस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। पाइपलाइंस क्या है, पहले ऐसा होता था कि ट्रेड वगैरह चलता था, सामान वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, लेकिन प्रॉब्लम्स आती थी अगर कोई सा लिक्विड आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, कोई पेट्रोलियम है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि लिक्विड है, डेंजरस हो सकती है, तो ऑयल वगैरह हो गया, इस को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। एक जगह जैसे यहाँ से लेके जाना है कहीं पे, तो फिर एक साथ ही तो पूरा का पूरा नहीं लेके जा सकते, बीच में चेंज भी करना पड़ता था, तो ट्रांसशिपमेंट डिलेज वगैरह भी होते थे, है ना। और सामान जो है वो कई बार ख़राब होने का भी डर होता था, मतलब ढुलने का भी डर होता था, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी, है ना। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, पाइपलाइंस आई। अब पाइपलाइन से ना पहले सिर्फ पानी पहुंचाया जाता था, लेकिन फिर दिमाग लगाया गया, कह रहे यार ये लिक्विड वगैरह हम जो पहुंचा रहे हैं इसमें तो परेशानी आ रही है, ट्रांसशिपमेंट डिलेज हो जाते हैं, ऐसे भी ट्रांसपोर्टेशन डिलेज हो जाते हैं, तो क्या किया जाए भैया, पाइपलाइन से ही हम इनको क्यों ना भेज दें, जहाँ से निकालना है जहाँ तक पहुँचाना है तो आराम से पाइपलाइन से जाती रहेगी, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि वहाँ ढुल गया, ये हो गया, वो हो गया, ट्रांसशिपमेंट डिलेज भी नहीं होंगे। तो ऐसे हमने पाइपलाइंस को यूज़ करना शुरू किया। इवन जो फार इनलैंड एरियाज है, फैक्ट्रीज है, रिफाइनरीज है, वो भी पाइपलाइंस की मदद से अच्छे से चलने लगी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता था इतनी दूर तक ट्रकों में लिक्विड वगैरह भेज के ट्रांसपोर्टेशन कराना, कई बार एक्सीडेंट हो जाते थे तो बहुत इशू होता था, ठीक है। लेकिन अब पाइपलाइन से वो सारी चीज़ें बहुत ईजी हो गई। तो आपको पाइपलाइंस दी हुई है, 3-4 पाइपलाइंस के बारे में बताया हुआ है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी आप नज़र मार लेना, है ना। फिर उसने बताया कि जो सॉलिड, कुछ कई बार सॉलिड जो है उसको सेमी लिक्विड में भी कन्वर्ट करके हम पाइपलाइंस की मदद से ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, है ना। तो पाइपलाइन जो है वो मैप ऑफ इंडिया पे एक नई चीज हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं वाटरवेज के बारे में। तो भाई चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वाटरवेज, है ना। आप आराम से कंटेनर में सामान भर के पानी की मदद से, मतलब पानी के साथ में नहीं बहना है, शिप्स के साथ में आप पहुंचा सकते हो, क्योंकि ट्रैफिक भी कम होता है ना, और सिर्फ यही ट्रांसपोर्टेशन चलता होता है वहाँ पे। फिर बहुत बड़ी शिप्स होती है, ऐसे छोटी छोटी बोट्स नहीं होती ना, बहुत बड़ी शिप्स होती है, तो आप आसानी से उसके अंदर जितना सामान पहुँचाना चाहते हो उतना पहुँचा सकते हो। और अब कंटेनर्स की मदद से तो वो चीज़ और ज़्यादा फैसिलिटेट हो चुकी है ना। तो ये सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है वाटरवेज। कुछ आपको इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, है ना, और कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत बताई हुई जिसके ऊपर आप नज़र मार सकते हो। ऐसे आपको पोर्ट्स के बारे में लिखने को नहीं आएगा, लेकिन एक बार नज़र मार लो, कहीं 1-2 नंबर में कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो मिस ना कर पाएँ, है ना। उसके बाद में हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एयरवेज के बारे में। तो अब एयरवेज जो है वो थोड़ा सा सस्ता हो गया है, लोग भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं, है ना। ट्रैफिक वगैरह
की मदद से, मतलब ट्रैफिक वगैरह से बचने के लिए भी एयरवेज प्रेफर किया जाता है। इवन हम जो देखते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड है ना, जो पहाड़ी इलाका है नॉर्थ ईस्टर्न साइड वाला, वहाँ पर रेलवेज जो है वो कॉमन लोगों के लिए भी ओपन है। क्यों ओपन है? क्योंकि वहाँ पर बहुत बार नेचुरल कैलामिटीज होते हुए हमको दिखती है, तो रेस्क्यू टीम वगैरह पहुँचाने के लिए अधिकतर लोगों को एयरवेज से ही ट्रैवल करवाया जाता है ना। और ये हम फैसिलिटेट करने के लिए कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहने वाले लोग हैं वो रेस्ट ऑफ इंडिया से भी अपने आप को कनेक्टेड फील कर सके, इसलिए उनके लिए एयरवेज जो है वो सस्ता कर दिया गया है ना। तो एयरवेज के बारे में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई हुई है। फिर आ जाते हैं कम्युनिकेशन पे। तो कम्युनिकेशन के बिना तो कोई काम चलना ही नहीं है ना। हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारा कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट है ना। STDs जो है वो अराउंड 2/3 पार्ट ऑफ इंडिया में लग चुके हैं, रूरल एरियाज में लग चुके हैं, और भी हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। हमारा जो पोस्टल नेटवर्क है ना, जो पोस्ट करने का नेटवर्क है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है। हम उसके अंदर अभी तो 6 चैनल्स भी बनाए गए हैं ताकि डिलीवरी जो है वो और ज़्यादा फास्ट कर दी जाए, है ना। इसमें आप फर्स्ट क्लास मेल, सेकेंड क्लास मेल्स भी देखते हो। तो ये चीज़ें आपको किसके अंदर बताई हुई है? कम्युनिकेशन में बताई हुई है। मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में भी बताया है। डिफरेंस इसके ऊपर पूछा जा सकता है कि मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन के बीच में क्या अंतर है। तो मास कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें एक बार में हजारों करोड़ों लोगों से अपना संदेश या एंटरटेनमेंट पहुंचाया जा सकता हो, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, है ना। ये सब क्या है? ये मास कम्युनिकेशन है। आप आराम से एक बार बोलो और हजारों लोगों तक बात चले जाएगी, जैसे अभी जो आप देख रहे हो ये भी मास कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब इसी में अगर हम पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें तो पर्सनल कम्युनिकेशन कैसे होता है? 1-to-1 कॉन्वर्सेशन। मैं आपको टक 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 फोन लगा के बात करना चाह रही हूँ, दैट इज अ पर्सनल कम्युनिकेशन। मैं आपको चिट्ठी भेजना चाह रही हूँ, दैट इज अ पर्सनल कम्युनिकेशन। तो अगर हर बात ऐसी नहीं होती ना जो सभी से एक साथ की जाए, कुछ बात ऐसी भी होती है कि मुझे आपको बतानी है, आपको मुझे बतानी है, तो वो किस में आ जाता है? पर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के बारे में आपको ये बताया हुआ है। अब बात कर लेते हैं तीसरी लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी की, जो कि क्या है? ट्रेड। अब ट्रेड होता क्या है? तो ये जो मार्केट में लेना देना ये सब चल रहा होता है ना, ये ट्रेड होता है। अब ट्रेड जो है वो विद इन कंट्री भी होता है ना। हम जो आपस में हम सब एक ही कंट्री में रह रहे हैं, हम आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये भी ट्रेड है। हम अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री से भी ट्रेड कर रहे होते हैं तो वो भी ट्रेड कहलाता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोला जाता है। अब ट्रेड कहाँ पे होता है? तो मार्केट में होता है ना। तो ये ट्रेड की छोटी सी डेफिनेशन है। ट्रेड जो है ये इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी कंट्री बिना इंटरनेशनल ट्रेड के सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि हमको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है ना। हमको अपना सामान दूसरे देशों में भी भेजना होता है, दूसरे का सामान हमारे देश में भी लाना होता है, उससे हमको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, प्लस बहुत सारी चीज़ें जो हम ग्लोबलाइजेशन में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमको इसकी मदद से होता है। अब इसमें आपको 2 चीज़ बताई हुई है, एक तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो देखो, अगर एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं एक कंट्री हूँ, आप एक कंट्री हो, है ना। अब हम क्या है, मेरे अंदर रह रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरे यहाँ से कोई सामान आपके यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आपके यहाँ से कोई सामान हमारे यहाँ पे लाया जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आप सिंपल सा कंसेप्ट समझो, अगर आप सामान ज़्यादा बेचोगे और कम खरीदोगे तो फायदा होगा ना, है ना। आपने ज्यादा सामान बेचा यानी कि आपके पास में ज्यादा पैसा आया और कम सामान आपने खरीदा, ठीक है। तो ये अच्छा है ना, आपका कुल मिला के प्रॉफिट ज्यादा बनेगा। तो इसको क्या कहा जाता है? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंपोर्ट तो ये ट्रेड क्या कहलाता है? फेवरेबल बैलेंस कहलाता है। वहीं कुछ कंट्रीज ऐसा करती हैं कि वो खरीदती बहुत ज्यादा है और बेचती कम है, तो खरीदने में पैसा आपको लगाना पड़ता है, और बेच कम रहे हो तो कम पैसा अर्न कर पाओगे, तो इसको अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है ना। हर कंट्री के लिए जरूरी है कि वो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड करे, कि ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ तो भी बैलेंस चल रहा है। एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू इंपोर्ट, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या हो गया आपका इंटरनेशनल ट्रेड। अब अगर हम बात करें लास्ट टॉपिक की तो वो है टूरिज्म एज ए ट्रेड, है ना। तो टूरिज्म एज ए ट्रेड कैसे? सैम्पल पेपर में भी आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ डू यू टेक टूरिज्म एज ए ट्रेड और हाउ डू यू डिस्क्राइब टूरिज्म एज ए ट्रेड। तो ये भी एक ट्रेड है। अब भैया मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ विद इन इंडिया ही, मान लो मैं भोपाल साइड हूँ और मुझे किधर जाना है? मनाली साइड जाना है, तो वहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है, वहाँ के जो होटल्स है, वहाँ पे मैं स्टे करूँगी, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से कुछ गाड़ी करके जाऊँगी या
रेलवेज़ की मदद से जाऊँगी, फिर वहाँ होटल्स में स्टे करूँगी, वहाँ का खाना खाऊँगी, वहाँ का जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है उसको खरीदूँगी। तो क्या हो रहा है, हम एक्सचेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पैसा? तो पैसा का एक्सचेंज करना ही तो ट्रेड होता है, सर्विसेज कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करना ही तो ट्रेड होता है। तो बेसिकली टूरिज्म क्या है, एक ट्रेड ही तो हुआ है ना। ऐसा देखा गया है कि अराउंड 35 लाख लोग जो है वो इसके अंदर अभी भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, है ना। मतलब इतना स्कोप है टूरिज्म में ट्रेड की तरह। तो टूरिज्म सेक्टर को हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और इसको बढ़ाया भी जा सकता है। गाइड्स वगैरह होते हैं, आप जाते हो वो आपको एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें, तो उनको भी उस चीज़ का पैसा मिलता है ना। तो टूरिज्म से काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उनकी इनकम भी बढ़ती है और बहुत सारा काम होता है। अब डोमेस्टिक टूरिज्म भी होता है और वहीं के वहीं इंटरनेशनल टूरिज्म भी होता है, मतलब जो लोग बाहर से आते हैं, है ना, टूरिस्ट लोग जो बाहर से आते हैं, तो उससे भी हमको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। उनकी करेंसी वो हमारे यहाँ से एक्सचेंज करते हैं, हमारे से सामान लेके जाते हैं, उनके देश में बताते हैं। फिर बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी सारी चीज़ें होती है, कस्टम ड्यूटीज़ उसके ऊपर हमको मिलती है, तो बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, तो टूरिज्म इस तरीके से एक ट्रेड की तरह भी कंसिडर किया जाता है। तो यही है आप के टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ध्यान रखना है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन आर द 3 लाइफलाइंस ऑफ इकोनॉमी। इसमें ट्रांसपोर्टेशन को क्या किया गया है, ट्रांसपोर्ट को क्या किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है, अलग अलग तरीके से बताया हुआ है। कम्युनिकेशन बताया हुआ है, ट्रेड जो है वो 2 तरीके से आपको बताए हुए हैं। बस यही आपका पूरा का पूरा चैप्टर है, कंफ्यूज मत होना। इसमें आपको डिफरेंसेस आ सकते हैं, है ना, रोडवेज के बारे में पूछा जा सकता है, रेलवेज में कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, पाइपलाइंस की डेफिनेशन आ सकती है, कम्युनिकेशन में कुछ पूछा जा सकता है, टूरिज्म में से ट्रेड पूछा जा सकता है, फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछा जा सकता है। तो हमको क्या करना है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं? तो काफ़ी इजी पीसी सा चैप्टर है, बिल्कुल आपको परेशानी इसके अंदर नहीं आने वाली है। आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको डिटेल्ड और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए 1 शॉट रिवीजन हमारे पास में है, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन लास्ट में एक जो पॉलिशिंग चाहिए होती है ना, कि पढ़ तो सब लिया, अब एक बार कोई 10-20 मिनट में बता दे कि ये है, तो हमारे दिमाग के अंदर रह जाए, है ना। इसीलिए ये सीरीज आपके लिए लाई गई है कि आप थोड़े समय में पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर लो। और इसी तरीके से आपको रिवाइज करना है, लाइन बाय लाइन अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना कर लोगे ना तो एग्जाम में फट से दिमाग चलने लगेगा और आंसर आप खुद से क्रिएट कर पाओगे, परेशानी नहीं आएगी। इसी तरीके से वीडियोस जो है वो मैग्नेट ब्रेन्स पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। किसी भी वीडियो का लेना देना या पैसा एक्सचेंज करना कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बस पढ़ते रहो, खूब अच्छे से एक्सेल करो, खूब अच्छे से अपनी एग्जाम दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि आप ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही कई सारे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।